हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज बच्चों हम हीट ट्रांसफर स्टार्ट करेंगे, जहां पे आज के लेक्चर में हमारा फोकस रहेगा दोस्तों कंडक्शन पे। हीट ट्रांसफर के अलग अलग तरीके होते हैं। एक गर्म ऑब्जेक्ट से एक ठंडे ऑब्जेक्ट, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ एनर्जी फ्लो करती है। वो हीट एनर्जी किस रेट से फ्लो कर रही है, किस तरीके से फ्लो कर रही है, क्या क्या उसके फैक्टर्स हैं जिस पे वो डिपेंड करेगा, ये सब आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। पूरा सेशन देखिएगा कंप्लीट लर्निंग के लिए। उसके बाद मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस करना पीवाईक्यूज। इस टॉपिक के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो आओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पूरे जोश के साथ। मैं हूं अजीत लुल्ला, आपका फिजिक्स मेंटर बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। लेट्स बिगिन द सेशन। बच्चों देखो, हीट ट्रांसफर के ना 3 तरीके: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन में बेसिकली आप ऐसे सोचो, जो मटेरियल के पार्टिकल्स है उनका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। मटेरियल के पार्टिकल्स अपनी जगह पे ही वाइब्रेट कर रहे हैं, बस एनर्जी एक के बाद एक पास ऑन करते जा रहे, ट्रांसफर करते जा रहे। तो दिस इज कंडक्शन में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। कन्वेक्शन में क्या होता है? एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है। पार्टिकल एक्चुअल में एनर्जी लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो कन्वेक्शन जनरली फ्लूइड्स में आप देखने को मिलता है, गैसेस में और लिक्विड्स में, जहां पे एनर्जी लेके पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो एनर्जी के साथ पार्टिकल के मटेरियल के पार्टिकल्स का भी मूवमेंट है। रेडिएशन, रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू एनर्जी का ट्रांसमिट करना। इसमें मीडियम की जरूरत ही नहीं है। ये आप जैसे सूरज से धरती पे लाइट आती है, एनर्जी लेके आ रही है, तो सूरज से धरती पे रेडिएशंस आ रहे हैं। ये 3 तरीके हो गए हीट ट्रांसफर के। ऐसे सोचो, ये क्लास में टीचर हैं और यहाँ पे ये क्लास में बच्चे बैठे हैं, करेक्ट। टीचर को स्टूडेंट नंबर 3 को उसकी नोटबुक पहुंचानी है, ठीक है। आपके पास टीचर के पास नोटबुक थी, नंबर 3 बच्चे को पहुंचानी है। तो कंडक्शन से कैसे पहुंचाओगे? आप दोगे 1 को, 1 ने दिया 2 को, 2 ने दिया 3 को, पास ऑन पास आप कर रहे हो। 1 अपनी जगह पे ही बैठ के बस वाइब्रेट हो रहा है, 2 अपनी जगह पे बैठ के ही वाइब्रेट होके एनर्जी आगे पास कर रहा है। कन्वेक्शन का मतलब पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट। आपने 1 को दिया, 1 ने वो एनर्जी खुद चल के गया 1 और 3 के पास जाके कॉपी दी। तो टीचर ने 1 को दिया, 1 खुद चल के 3 को जाके देगा, तो ये हो गया कन्वेक्शन। और रेडिएशन मतलब इन लोगों की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट टीचर उस कॉपी को थ्रो करे और वो कॉपी डायरेक्ट ट्रेवल करके 3 के पास जाए और 3 उसको कैच कर ले। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास डायरेक्ट 3 के पास चली जाएंगी। इन लोगों का ऐसे कुछ जरूरत नहीं है, मीडियम हो नहीं हो, 3 तक आपकी एनर्जी पहुंच जाएगी। ये एक छोटे से एग्जाम्पल से आप इनको समझ सकते हो। अब आज की क्लास में हमारा मेन फोकस रहेगा कंडक्शन पे। आज का लेक्चर, अगला लेक्चर हम पूरा फोकस करेंगे बेटा कंडक्शन पे। कन्वेक्शन की बस परिभाषा है, डेफिनेशन, बेसिक नॉलेज है हमारे सिलेबस में। फिर अगला लेक्चर आप 2 कंडक्शन के बाद तीसरा लेक्चर देखोगे, वहां पे आपका रेडिएशन और कन्वेक्शन की परिभाषा और एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे होंगे। आइए, तो कंडक्शन पे आज हम डिटेल में फोकस करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। एक थोड़ा सा आपसे ना एक छोटा सा इंट्यूशन वाला सवाल है। एक 60 डिग्री सेल्सियस का आयरन की रॉड है, गर्म है काफी, और ज्यादा आपको चाहिए तो और ज्यादा गर्म भी कर सकते हो। 60 डिग्री सेल्सियस का आपके पास वुड की रॉड है। अब एक इंसान इन दोनों रॉड को छूता है, ठीक है। तो अगर आप इसको छूते हो, फिर आप इसको छूते हो, आप मुझे बताओ कि किस केस में आपको ज्यादा गर्म फील होगा? या दोनों सेम हॉटनेस आपको फील होगी, या कोई एक ज्यादा गर्म फील होगा, कोई एक कम गर्म फील होगा? बताओ जरा सोच के। तो आपको आयरन वाला ज्यादा हॉट फील होगा,
वुड वाला अच्छे से हॉट नहीं फील होगा। इसीलिए तो जब हम खाना यूटेंसिल्स बनाते हैं, खाना बनाने के जो यूटेंसिल्स बनाते हैं उसमें हैंडल हम वुड का रखते हैं, क्योंकि इतनी हीट से गर्म हो जाता है पूरा यूटेंसिल, लेकिन वुड को पकड़ते हैं हम तो वुड से हमें फील नहीं होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपकी बॉडी यहाँ टेम्परेचर नहीं मेजर कर रही है। आप जब इनको छू रहे हो ना तो आपकी बॉडी हीट फ्लो मेजर कर रही है। समझ गए? जब आपने आयरन को छुआ तो आयरन गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसको जब छुआ तो आयरन से बहुत हीट आपकी तरफ आने लगी, आपके हाथ में एब्जॉर्ब होने लगी, तो हीट फ्लो ज्यादा हो गया तो आपको ज्यादा गर्म लग रहा है। जब आपने वुड को छुआ तो वुड गर्म था, आपकी तरफ हीट आनी चाहिए थी, लेकिन वो बैड कंडक्टर है तो ज्यादा हीट आपकी तरफ नहीं आई, इसीलिए वो हीट फ्लो आपको नहीं महसूस हुआ, इसीलिए ये कम गर्म महसूस हुआ, ये ज्यादा गर्म महसूस हुआ। एक्चुअल टेम्परेचर सेम है लेकिन फीलिंग इसमें ज्यादा आपको हॉट की होगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इनको ठंडा कर देता, 5 डिग्री आयरन 5 डिग्री वुड ले लेता, अब दोनों को छुओ तो आपको आयरन ज्यादा ठंडा लगेगा, क्योंकि इस बार आयरन आपकी तरफ से हीट ले रहा है, तो ज्यादा हीट ले लेगा, ज्यादा फीलिंग आएगी। समझ गए बेटा? तो आपको हीट फ्लो समझना है। तो अगर मैं एक हॉट ऑब्जेक्ट से एक कोल्ड ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर देता हूं एक रॉड से, ठीक है, तो इस रॉड में हीट फ्लो करना चालू कर देती है गरम ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट। सॉलिड है तो सॉलिड में कंडक्शन से हीट फ्लो होगी। कंडक्शन का मतलब देखिए, अगर आप ये रॉड में देखें तो इधर जो पार्टिकल है उसको एनर्जी मिली, ये एनर्जी मिलके ज्यादा वाइब्रेट करेगा जोर से अपनी जगह पे, तो इससे कोलिजन हुआ पास वाले को, तो उसको एनर्जी ट्रांसफर हुई, उसमें वाइब्रेशन ज्यादा हो गए, इसके कोलिजन से इसको फिर एनर्जी ट्रांसफर मिली, ऐसे एक एक करके ये एनर्जी आगे ट्रांसमिट होती जा रही है वाइब्रेशन कोलिजन्स के थ्रू, और यहाँ पे पहुंच जा रही है। अब मेटल क्या होता है? मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ करंट है, क्योंकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन से ये आपका मूवमेंट और ज्यादा फास्ट हो जाता है, तो इसलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आगे बढ़ते हैं, इस हीट फ्लो का मेजरमेंट करना है कि ये हीट कितनी फ्लो हो रही है, किस पे डिपेंड कर रही है। तो देखिए हम कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में जो हम ज्यादा बात करेंगे वो रेट ऑफ हीट फ्लो की बात करेंगे। रेट ऑफ हीट फ्लो की हम बात करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? हीट का रेट मतलब डी क्यू बाई डी टी। क्यू बेटा हम हीट का सिंबल दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट हीट का क्या है? जूल, एनर्जी है, और प्रैक्टिकल यूनिट इसका कैलोरी है, कैलोरी में भी काफी यूज करेंगे। तो Q आपका हीट हो गया, डी क्यू बाई डी टी डेरिवेटिव ले रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज, मतलब कितनी हीट टाइम के साथ देखें तो किस रेट से हीट जा रही है, हीट जाने की स्पीड क्या है। इसको मैं यहाँ पे सिंबल दे देता हूं H, है ना, रेट ऑफ हीट है ये H। में यहाँ पे कहूंगा H रेट, जब भी लिखूंगा मैं तो वो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा, ठीक है। Q जब भी मैं लिखूंगा तो हीट होगा वो। अब इसका यूनिट बताइए, यूनिट क्या हो गया इसका? जूल पर सेकेंड। यही तो वॉट है, मतलब बेसिकली पावर ट्रांसफर्ड हो गया। किस रेट से हीट फ्लो कर रही है, किस स्पीड से एनर्जी फ्लो कर रही है, क्या पावर ट्रांसमिट हो रहा है, वो बात हो रही है रेट ऑफ हीट फ्लो। तो देखिए यहाँ पे लॉ क्या कह रहा है कि रेट ऑफ हीट फ्लो सबसे पहले टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, डेल्टा टी। तो गर्म और ठंडे में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट फ्लो होगी, कम टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो कम हीट फ्लो होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया छोटी है तो जगह कम है, एरिया बड़ी है तो जगह ज्यादा है हीट जाने की, तो ज्यादा एरिया पे ज्यादा हीट जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बहुत ज्यादा जब लेंथ होगी तो हीट की स्पीड धीरे हो जाएगी पहुंचने की, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब देखिए ये सब एक साथ ले लीजिए, तो बताइए जरा रेट ऑफ
हीट फ्लो आप क्या कहेंगे? A/L डेल्टा टी एक साथ आ गए, प्रोपोर्शनल हटेगा, कांस्टेंट आ जाएगा इक्वल टू के साथ, ये आ गया। समझ गए? तो यहां पे रेट ऑफ हीट फ्लो आपको मिल गया, देखिए KA/L डेल्टा टी। अब ये KA/L डेल्टा टी अपने आप में ही वर्किंग फॉर्मूला है ना, इस चैप्टर में यही बेटा आपका वर्किंग फॉर्मूला है। समझ में आया? KA/L डेल्टा टी, समझ गए? अब K क्या है बेटा? यहां पे K है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। समझ गए? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। आप देखो, जो अच्छा कंडक्टर है उसका K ज्यादा, जो खराब बैड कंडक्टर ऑफ हीट है उसका K कम। सबसे पहले मैं K का यूनिट डायमेंशन निकाल देता हूं। आइए, रेट ऑफ हीट फ्लो इज इक्वल टू KA/L डेल्टा टी। ठीक है, चलें, चलो अगर मैं यूनिट निकालूं तो रेट ऑफ हीट फ्लो का यूनिट वॉट, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर केल्विन। देखिए क्या हो गया, वॉट पर मीटर केल्विन, ये आपका यूनिट ऑफ के हो गया। समझ में आया बेटा? सही है। अब बात करते हैं डायमेंशंस की। तो अब देखिए, रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट मतलब एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL2T-2 अपॉन टाइम। के का आपको निकालना है, एरिया का लेंथ का स्क्वायर अपॉन लेंथ, और टेम्परेचर का केल्विन का के भी लिख सकते हो, थीटा भी लिख सकते हो। तो आप देखिए, एक एल कट गया, mL/T-3 थीटा-1, ये थर्मल कंडक्टिविटी का यहाँ पे यूनिट डायमेंशन SI में निकाल लिया आपने। समझ गए? इसको CGS में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैलोरी में भी कर सकते हैं, जूल पर सेकेंड, कैलोरी पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, उसे कैलोरी में आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक चीज समझिएगा यहाँ पे, अगर मैं ये 100 डिग्री सेल्सियस लेता हूं, ये आपकी रॉड है, इधर मैं 0 डिग्री सेल्सियस ले लेता हूं, ठीक है। अब ये रिजर्वॉयर हमने लिया है, रिजर्वॉयर का मतलब इसका टेम्परेचर हम फिक्स मानेंगे, इन दोनों एंड्स का टेम्परेचर फिक्स है, ठीक है। तो ये K इसकी कंडक्टिविटी, A इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, L इसकी लेंथ। तो हीट रेट क्या फ्लो हो रहा है, KA/L डेल्टा टी। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा एक चीज है ना, इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस की गलती ना हो। हीट रेट आप मैग्नीट्यूड में बता रहे हो, ठीक है, कि कितनी हीट, किसका मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो ये मैग्नीट्यूड है, इसीलिए ये पॉजिटिव आना चाहिए। इसीलिए जब टेम्परेचर डिफरेंस लिखोगे ना बेटा, तो आप हाई माइनस लो लिखना हमेशा, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस आप हाई माइनस लो लिखना, आपको समझ में आ जाएगा कि हीट का डायरेक्शन क्या है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर ही हीट फ्लो हो रही होगी, तो हीट का डायरेक्शन हमें पता पड़ जाएगा। और यहाँ पे हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर बेटा आप लिख देना। समझ गए? तो ये ध्यान रखिएगा आप, इससे वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाएगी हमेशा। अब हम बात करें स्टेडी स्टेट की। देखो, पहले मैं ट्रांजिएंट स्टेट बताता हूं, उसके बाद में स्टेडी स्टेट बताऊंगा, ठीक है। मान लीजिए ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है। एक रॉड है जो पूरी कंप्लीट 0 डिग्री सेल्सियस की थी, इसको यहां पे आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया। रॉड का हर पॉइंट अभी कितने पे था, 0 डिग्री सेल्सियस पे था, ठीक है। तो जस्ट अभी आपने कनेक्ट किया, जस्ट कनेक्ट किया, तो यहां से एनर्जी मिली, ठीक है। कितना एनर्जी, टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस 0, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस के हिसाब से आपको एनर्जी मिली ए पॉइंट को। तो अब बताओ ए पॉइंट उस एनर्जी का क्या करेगा। तो ए पॉइंट एनर्जी खुद ही खा गया, हीट खुद ही एब्जॉर्ब कर गया, खुद ही एब्जॉर्ब करके खुद का टेम्परेचर उसका बढ़ गया। तो अभी ए का टेम्परेचर बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये ए, ये बी,
बी अभी भी 0 डिग्री पे है। ए का बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर हो गया मान लीजिए 100। अब बी 0 डिग्री पे है बेटा, तो यहां से टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो हीट यहाँ पे फ्लो होने लगी। वैसे 100 तक नहीं रुकेगा, पहले ही हीट फ्लो करने लग जाएगी। जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। हीट फ्लो होने लगी। अब बी उस हीट का क्या करेगा, तो बी उस हीट को खुद ही खा जाएगा, एनर्जी खुद ही खा गया, खुद ही एब्जॉर्ब कर ली और खुद ने अपना टेम्परेचर बढ़ा लिया। मान लीजिए इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 80 हो गया। अब सी पे आ जाओ, तो यहां से टेम्परेचर डिफरेंस कितना है बेटा 20 टेम्परेचर डिफरेंस के हिसाब से हीट आया। ये 0 है, तो यहाँ पे 80 के हिसाब से हीट चला गया। समझ गए? तो अब धीरे धीरे देखो क्या हुआ, सी एनर्जी खाता गया, सी का यहाँ पे टेम्परेचर हो गया 60। तो अब ये देखो 20 हीट आई डिफरेंस, ये 20 आगे चला गया, तो बी को 20 मिला, 20 आगे चला गया। ऐसे धीरे धीरे करते करते हर पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी तक एनर्जी आखिरी तक पहुंची ही नहीं है। जैसे एक प्रकार से आप करप्शन समझते हो, ठीक है, कि अगर सरकारी खजाने से पैसे निकले हैं तो पहले बीच में मिडिल मैन ही खा गए, देश की जनता तक तो वो बेनिफिट पहुंचा ही नहीं। तो मिडिल मैन बहुत सारे आ गए, वो खा गए, है ना, वहां तक पहुंचे ही नहीं। अब बात कर रहे हैं हम स्टेडी स्टेट की। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, है ना, ये 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स्ड टेम्परेचर है, रिजर्वॉयर है। ये 0 डिग्री सेल्सियस फिक्स्ड टेम्परेचर है, रिजर्वॉयर है। जितनी हीट चाहिए उतनी हीट देके टेम्परेचर फिक्स रखेंगे। ए बी सी डी ई इक्वल इक्वल लेंथ पे मैंने ये बनाए हैं। ए का टेम्परेचर फाइनली हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस स्टेडी स्टेट पे। ई का टेम्परेचर फाइनली होगा 0 डिग्री सेल्सियस फिक्स्ड आग का, ठीक है, क्योंकि वो तो आइस में ही डाला है। अब देखिए 1 2 3 तीन हिस्सों, 1 2 3 4 हिस्सों में तोड़ना है। तो यहाँ पे आप ले लो 75 50 25 0। बी का टेम्परेचर फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। सी का टेम्परेचर फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। डी का टेम्परेचर फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। और इस सेटअप में हर पॉइंट का रॉड का टेम्परेचर अलग अलग है। देखो, अगर आपने पूरी रॉड, कंप्लीट रॉड 100 डिग्री सेल्सियस के फर्नेस जला दी, भट्टी जला दी, वहीं पे पूरी रॉड डाल देते, तो हर पॉइंट का टेम्परेचर 100 हो जाता, ठीक है, तब तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन अभी देखो रॉड कैसे कनेक्ट की है कि एक टेम्परेचर फिक्स है 100, एक अंत का फिक्स है 0, तो इधर पक्का है 100 होना है, इधर पक्का है 0 होना है। तो 100 से 0 आपका डिक्रीज होते हुए टेम्परेचर आ रहा होगा। यूनिफॉर्म रॉड है, अगर सब कुछ मटेरियल सेम, एरिया सेम, यूनिफॉर्म रॉड है, तो इक्वल लेंथ पे इक्वल टेम्परेचर डिफरेंस आपको मिल रहा है। अब देखिए ए से बी जो हीट फ्लो हो रही है वो कितने टेम्परेचर डिफरेंस के हिसाब से हुई 25। फिर यहां पे देखिए हीट फ्लो कितने टेम्परेचर डिफरेंस के हिसाब से 25। इसका मतलब अब करप्शन खत्म हो गया। यहां से 25 रुपए आए और 25 रुपए आगे चले गए, फिर यहाँ पे 25 रुपए आगे चले गए, फिर यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस 25, तो 25 रुपए यहाँ चले गए। इसका मतलब यहां से यहाँ कितने रुपए निकले 25, और वो पूरे 25 रुपए यहाँ पहुंच गए। तो हीट फ्लो पूरी रॉड में सेम है और हर पॉइंट का टेम्परेचर फिक्स हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। ये हो गई आपकी स्टेडी स्टेट। आई बात समझ में? तो स्टेडी स्टेट में कोई भी करप्शन नहीं है, बीच में कोई भी रॉड का एलिमेंट हीट एब्सॉर्ब नहीं कर रहा है। जितनी हीट उसने रिसीव की उतनी हीट आगे उसने ट्रांसफर कर दी। तो स्टेडी स्टेट पे आप क्या लिख सकते हो? स्टेडी स्टेट पे आप क्या लिख सकते हो इसी केस में? ये T1 टेम्परेचर फिक्स है, ये T2 टेम्परेचर फिक्स है, हीट रेट पास हो रही है। तो फॉर रॉड हीट इनपुट इज इक्वल टू हीट आउटपुट।
या फिर रॉड के किसी भी सेगमेंट के लिए जितनी हीट उसने रिसीव की उतनी हीट वो आगे दे देगा। हीट इनपुट बराबर हीट आउटपुट एंड टेम्परेचर ऑफ ईच पॉइंट फिक्स हो चुका है। टेम्परेचर ऑफ हर पॉइंट अब बदलेगा नहीं, फिक्स हो चुका है। एंड ठीक है, इक्वल लेंथ में टेम्परेचर ड्रॉप, टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल है। ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड के लिए इक्वल लेंथ में इक्वल टेम्परेचर ड्रॉप होगा। जैसे ये इक्वल लेंथ के सेगमेंट बनाए थे, तो इस लेंथ पे 25 का ड्रॉप है, फिर से 25 का ड्रॉप, 25 का ड्रॉप, 25, तो 25 से टेम्परेचर यहाँ कम होते जा रहा है। समझ में आया? पक्का। ये आपका स्टेडी स्टेट की कंडीशन हो गई। ठीक है, कि कोई करप्शन नहीं है, जितनी हीट एनर्जी यहां से मिली उतनी ही पूरी ट्रांसफर हो रही है। चले, और ये हीट रेट का फॉर्मूला क्या है? के ए बाय एल डेल्टा टी। ये सिंपली हीट रेट का फॉर्मूला हो गया। दैट्स इट। ये आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला इनफैक्ट स्टेडी स्टेट पे ही है। ट्रांजिएंट स्टेट में तो बीच में बहुत करप्शन है ना। अब इसको ए को 100 रुपए मिले, अब कितना वो खा रहा है, कितना आगे ट्रांसफर कर रहा है, वो तो सिचुएशनल बेस्ड हो गया। बहुत ज्यादा वहां पे है ना, आप कुछ कह नहीं पाओगे। ठीक है, सिर्फ स्टेडी स्टेट पे ही आप फिक्स्ड चीजें कह सकते हो। ये फॉर्मूला सिर्फ स्टेडी स्टेट का ही है। अब आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, 120 डिग्री सेल्सियस, ये हम टेम्परेचर ले लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस। रॉड की हम लेंथ ले लेते हैं 14 मीटर। ठीक है, ये हमने रॉड की लेंथ ले ली। अलग अलग पॉइंट पे अब टेम्परेचर आपसे पूछा जा सकता है। पॉइंट 1 यहां से 2 मीटर पे है सोचो। पॉइंट 2 यहां से 10 मीटर पे सोचो। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आपसे पूछ ली। आपसे पूछा है टेम्परेचर ऑफ P1 बताइए, टेम्परेचर ऑफ P2 बताइए। ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो दो तरीके से समझाता हूं, दोनों तरीके आप समझिएगा। एक तो हो गया यूनिटरी मेथड से। ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड में ही यूनिटरी मेथड लगाएंगे। अगर रॉड का मटेरियल वेरिएबल है, रॉड का एरिया वेरिएबल है, तो यूनिटरी मेथड नहीं लगेगा। टोटल लेंथ कितनी है? 14 मीटर। इसमें टेम्परेचर में ड्रॉप कितना आया? देखो 120 माइनस 50, 70 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप आ गया। 1 मीटर में बताओ कितना ड्रॉप आएगा? डिवाइड बाय 14 करो तो 70 बाय 14 5 आ जाएगा। 14 5 जा 70, तो ये 5 डिग्री सेल्सियस आ गया। इसका मतलब हर 1 मीटर में टेम्परेचर 5 से कम हो जाएगा। 2 मीटर में चाहिए आपको, तो 2 मीटर में ड्रॉप आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। 10 मीटर में चाहिए आपको, तो 1 में 5, तो 10 में 50 का ड्रॉप आ जाएगा। आई बेटा ये बात समझ में? अब देखो P1 की बात करते हैं। तो P1 में ड्रॉप कितना है? 2 मीटर पे 10, तो 120 में से 10 का ड्रॉप कीजिए, तो बचा 120 माइनस 10 यानी 110 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं P2 की। P2 में लेंथ कितनी है? 10 मीटर। 10 मीटर में ड्रॉप कितना है? 50 का। तो 120 में से 50 माइनस करो 70, तो यहाँ पे P2 का टेम्परेचर हो गया 70। मिड पॉइंट का कोई पूछ ले तो टेम्परेचर, तो यूनिफॉर्म रॉड है तो मिड पॉइंट का टेम्परेचर इनका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, 120 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, 170 बाई 2, देखिए कट करिए, 85 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पे मिड पॉइंट का, रॉड के मिड पॉइंट का आपको मिल जाएगा। समझ गए बेटा? पक्का। चलें आगे। डन। चलो अब आगे बढ़ाते हैं। दूसरा तरीका आप देखिए कैसे हम सिखाना चाह रहे हैं। सेकंड तरीका देखिए, आप P1 पे ना तोड़ दो। ठीक है, अलग अलग हिस्से मान लो इस तरीके से। ठीक है, अलग अलग हिस्से मान लो।
तो ये 2 मीटर की लेंथ का हिस्सा है, इससे हीट मान लीजिए H1 चल रही है। अब 14 में से 2 गए, 12 मीटर का ये हिस्सा है, इससे मान लीजिए हीट H2 चल रही है। अब स्टेडी स्टेट में जितनी हीट P1 रिसीव करेगा उतनी ही आगे दे देगा। तो जो हीट इस रॉड में चल रही है वही हीट इस रॉड में चल रही है। अब इधर टेम्परेचर कितना है 120, इधर P1 का टेम्परेचर नहीं पता, उसे T मान लेते हैं। फिर इधर की रॉड का इधर टेम्परेचर T और इधर 50, समझ गए। तो टेम्परेचर डिफरेंस पहली रॉड का क्या है 120 माइनस T, दूसरी रॉड का T माइनस 50। तो रॉड को बीच से तोड़ के 2 सेगमेंट कंसिडर कर लिए। स्टेडी स्टेट है इसीलिए हीट बैलेंस कर दीजिए, हीट रेट KA/L 120 माइनस T है ना, हाई माइनस लो लिखिएगा टेम्परेचर, इज इक्वल टू KA/L, लेंथ इसकी 12 मीटर है और टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस 50। समझ आया ये कैसे कर रहे। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, KA कट गया, 2 से कट के आ गया 6, मल्टीप्लाई कीजिए 720 माइनस 60 इक्वल टू T माइनस 50, इधर उधर भेज दीजिए, 770 इक्वल टू 70, देखेंगे तो T आ गया 110 डिग्री सेल्सियस। वही बेटा आपका यहाँ से टेम्परेचर आया था। इस तरीके से भी किया जा सकता है। ओके, अगर 2 अलग अलग रॉड होती तो, चलो मान लीजिए ये 100 डिग्री सेल्सियस है, पहली रॉड ये रही, दूसरी रॉड ये रही, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका 2K 2AL दे देता हूं, इसका KAL दे देता हूं। जंक्शन का टेम्परेचर आपसे पूछा है कि जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा बेटा बताइए, समझ गए। तो अब कैसे करोगे बताओ। अब देखो यूनिफॉर्म रॉड तो है नहीं पूरी, तो यूनिटरी मेथड तो नहीं लगा सकते। यूनिटरी मेथड तब था जब पूरी रॉड एक जैसी थी, इसमें लगा सकते हो अंदर ही अंदर, बट अलग अलग रॉड्स में नहीं लगा सकते हैं। तो अभी हमने जो सीखा तरीका वो अपनाओगे, इसकी हीट H1, इसकी हीट H2, तो हीट 1 और हीट 2 बैलेंस होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे स्टेडी स्टेट पे। बस आप टेम्परेचर डिफरेंस ढंग से लिखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। हीट 1 के लिए टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस T और हीट 2 के लिए टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस 0, बस इतना सा आपको लिखना है। आइए करते हैं। तो हीट रेट 1 इक्वल टू हीट रेट 2 KA/L डेल्टा T इज इक्वल टू KA/L डेल्टा T, है ना। फॉर्मूले में वैल्यू डालनी, तो K क्या है इसका 2K, एरिया 2A, लेंथ L, टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस T। इधर आइए, KA/L डेल्टा T माइनस 0, समझ गए। तो अब देखिए KL कट गया, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू T माइनस 0, ये बचा। बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 400 माइनस 4T इज इक्वल टू T, 400 इज इक्वल टू 5T, और देखिए 400 डिवाइड बाय 5, 80 आपका जंक्शन का टेम्परेचर आ गया 80 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है ना, केल्विन में भी ले सकते थे, सेल्सियस में भी, डेल्टा T तो सेम होता है, तो डेल्टा T हमने सेल्सियस में ही ले लिया यहाँ पे एज इट इज। देखिए यहाँ पे आंसर आ गया, समझ गए। तो इसलिए K का यूनिट में डिग्री सेल्सियस होगा ना यहाँ पे तो भी चलेगा, क्योंकि डेल्टा T दोनों में सेम होता है, ठीक है, तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा। चले आगे बेटा, ये डिग्री सेल्सियस में आ गया, केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सोचो यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला मेरे को बनाना हो तो T1 K1 A1 L1 K2 A2 L2, जनरल फॉर्मूला एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं जंक्शन की। तो हीट 1 इज इक्वल टू हीट 2 KA/L, T1 माइनस जंक्शन टेम्परेचर इक्वल टू KA/L T जंक्शन माइनस T2। चले बेटा आगे, अब इसे आपको सॉल्व करना है।
यहां पे अगर आप देखिए L1 L2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, K1 A1 T1 L2 माइनस K1 A1 L2 Tj इक्वल टू K2 A2 L1 Tj माइनस K2 A2 T2 L1। ठीक है, अब यहां पे Tj एक तरफ ले लीजिए, तो Tj एक तरफ लेंगे तो यहां पे क्या आ रहा है, K2 A2 L1 प्लस K1 A1 L2। ठीक है, Tj इस तरफ ले लिया। अब ऊपर क्या मिला, K1 A1 L2 इंटू T1 प्लस ये वाली टर्म उधर आ जाएगी तो K2 A2 L1 T2। यस, आया समझ में। अब चलो अगर मैं यहां पे लेंथ सेम मान लूं, इफ लेंथ सेम मान लेते हैं तो देखिए L कॉमन ले लीजिए, कट जाएगा दोनों तरफ से, तो जंक्शन का टेम्परेचर क्या आ गया, K1 A1 T1 प्लस K2 A2 T2 डिवाइडेड बाय K1 A1 प्लस K2 A2, है ना, अच्छा फॉर्मेट आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप जंक्शन का टेम्परेचर का जनरल फॉर्मेट निकाल सकते थे। अब देखिए आपके लिए अलग अलग यहाँ पे सेटअप है। ठीक है, एक सवाल है, सवालों के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। आइए सवाल देखिए क्या है। एक रेफ्रिजरेटर का डोर है, दरवाजा है रेफ्रिजरेटर का दरवाजा, उसकी हाइट दी है, उसकी विड्थ दी है, यानी उसका एरिया मिल गया आपको, और उसकी थिकनेस दी है, कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी दी है, देखो यूनिट ध्यान से देखो, सब कैलोरी और सेंटीमीटर में आंसर आने वाला है। इनर और आउटर सरफेसेस का आपको यहाँ पे टेम्परेचर दिया है रिस्पेक्टिवली, हीट लॉस पर मिनट थ्रू द डोर बताना है। अब देखिए आपके पास एक दरवाजा था, ठीक है, दरवाजा इस तरीके से था, ये रहा, ठीक है, ये दरवाजे की जो थिकनेस है वो दी थी 6 सेंटीमीटर, हाइट दी थी 150 और विड्थ दी थी 80। तो अब ये मान लीजिए इनसाइड है रेफ्रिजरेटर का, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, ये आउटसाइड है, यहाँ पे रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो बाहर ज्यादा टेम्परेचर, अंदर कम है, और बीच में दरवाजा है जिसकी मोटी थिकनेस है 6 सेंटीमीटर। अब यहां से हीट फ्लो होगी, और हीट फ्लो होगी 30 से 0 तक, तो हीट रेट निकाल लेता हूं बेटा जल्दी से। हीट रेट है KA/L डेल्टा T। जब भी यूनिट गड़बड़ होते ना, मैं बच्चों को हमेशा सलाह करता हूं कोई भी वैल्यू डालोगे यूनिट साथ में रखना, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, क्या बच रहा है, आप अपने आप देख लोगे। तो देखिए K की वैल्यू क्या है, 5 अपॉन कितने 0, 1 2 3 4, 5 अपॉन 10 की पावर 4 कैलोरी पर सेंटीमीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस। एरिया 150 इंटू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन लेंथ, लेंथ यानी किस लेंथ के अलोंग हीट चली, तो हीट यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, लेंथ यहाँ पे जो होती है वो अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ हीट होती है, अलोंग डायरेक्शन ऑफ हीट, और एरिया जो होता है वो एरिया ऑफ सरफेस परपेंडिकुलर टू हीट फ्लो होता है। आया बेटा समझ में, पक्का। चलें तो चलो जल्दी से अब बताओ, लेंथ की वैल्यू क्या रखोगे, 6 सेंटीमीटर, KA/L रख दिया, डेल्टा T हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस, तो देखो डिग्री सेल्सियस कट गया, सेंटीमीटर सारे कट गए, कैलोरी पर सेकेंड में आंसर आएगा। अब 1 2 3, 3 0 यहां से कट गए, 10 बचा, 5 से कटा 2, 2 से कटा ये 4, ठीक है, फिर 3 से कटा ये 2, 2 से कटा ये 2, 15 इंटू 2 बचे यानी 30 कैलोरी पर सेकेंड आपको मिला। तो दरवाजे से कितनी हीट बाहर से अंदर आ रही है, 30 कैलोरी पर सेकेंड दरवाजे से हीट आ रही है रेफ्रिजरेटर के अंदर। अब आपसे बोला है पर मिनट हीट बताइए,
तो पर मिनट के लिए आप क्या कीजिएगा, 1 सेकेंड के लिए 30 कैलोरी है, तो 60 सेकेंड के लिए 30 इंटू 60 यानी 1800 कैलोरी पर मिनट। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई बात समझ में? जूल में चाहिए तो इंटू 4.18 करके जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला सवाल आप देखिए, यहां पे सवाल देखिए क्या है, 3 रॉड कनेक्ट की गई है सीरीज में। रॉड 1, रॉड 2, रैंडमली शेप की हमने 3 रॉड बना दी, के, 2K, 3K। ये आपके तीनों के दिए हैं। लेंथ और एरिया सेम है, चलो ये अच्छा कर दिया, इन सब का लेंथ और एरिया सेम है। अलग अलग दिया हो तो अलग अलग ले लेंगे, अभी सेम दिया है तो वो जल्दी कट जाएगा, इसलिए आपकी हेल्प हो जाएगी। एक एंड का टेम्परेचर फिक्स रखा है 200 और अदर एक एंड का टेम्परेचर आपने फिक्स रखा है 100। आपसे पूछा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ जंक्शंस इन द स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट पे 2 जंक्शन है, इसे मान लीजिए T1, इसे मान लीजिए बेटा T2। ठीक है, 2 आपके पास यहाँ पे जंक्शन है, दोनों की अब आपको टेम्परेचर बतानी। तो देखिए ये हीट 1, हीट 2, हीट 3 है ना। स्टेडी स्टेट पे तीनों इक्वेट होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एक बार इन दोनों को इक्वेट करके एक इक्वेशन बना लेना, एक बार इन दोनों को इक्वेट करके एक इक्वेशन बना लेना। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ करते हैं। H1 इक्वल टू H2 पहले कर देते हैं। तो H1 के लिए KA/L डेल्टा T इक्वल टू H2 के लिए वो 2K हो गया, A और L तो सेम है, और T1 माइनस T2 आपका बनेगा। समझ गए? एक बार चेक कर लेते हैं। H1 के लिए 200 माइनस T1 सही लिखा है, H2 के लिए T1 माइनस T2 और 2K सही लिखा है। इसको अब देखिए KA/L कट गया, देखिए ये आपके पास एक इक्वेशन बने। समझ गए? ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे H2H3 को बराबर कर दीजिए। तो टेम्परेचर डिफरेंस अच्छे से लिखना है ना, KA/L डेल्टा T। H3 के लिए डेल्टा T T2 माइनस 100 लिखना है। हाई टेम्परेचर एनालाइज करना है, डायरेक्शन देख के फिर हाई माइनस लो लिखना है। KA/L कट जाएगा बेटा, ये रहा। ये रहा, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। आया बेटा समझ में? इसके आगे का कर लोगे आप, है ना, इसके आगे आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके 2 आपके टेम्परेचर आ जाएंगे। दोनों टेम्परेचर देखो मैं बता देता हूं, मेरे पास आंसर लिखा हुआ है। पहला टेम्परेचर आएगा 1600/11 डिग्री सेल्सियस, दूसरा टेम्परेचर आएगा 1300/11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चे, चलो परफेक्ट। अब आते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे देखिए ऐसे शेप है, 3 रॉड कनेक्टेड है। अब यहाँ पे तीनों का मटेरियल सेम है, यानी के सेम है, तीनों का सेम क्रॉस सेक्शन है, सेम लेंथ है, तो सब सेम है, आइडेंटिकल रॉड है, आपको कनेक्ट कर दिए। ठीक है, आपसे पूछा है कि लेफ्ट का 0 है, राइट वाले दोनों 90 हैं, और टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बताना है, ये टेम्परेचर T बताना है। तो अब देखो ये गर्म है, हीट, ये गर्म है, हीट, H1 H2 बोल देता हूं, यहां से इधर ट्रांसफर हो गया H3। यस, पक्का। तो अब देखो यहां पे इक्वेशन बनानी पड़ेगी, H1 H2 H3 का डायरेक्शन देख के रिलेशन बनाना पड़ेगा। बेसिकली स्टेडी स्टेट पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना है। यहाँ पे नोड पे कितनी हीट आई और उतनी हीट चली गई, हीट इनपुट बराबर हीट आउटपुट करना है। तो H1 प्लस
H2 इक्वल टू H3, दैट्स इट आपको करना था बस। टेम्परेचर डिफरेंस अच्छे से लेना, और आपकी किस्मत अच्छी है, यहाँ पे सवाल में के ए और एल सेम दे दिए हैं, अलग अलग दें तो कोई बात नहीं, किस्मत क्या अच्छी है सर, हम कठिन भी कर लेंगे। तो के एल अच्छे से लिखना, डेल्टा टी अच्छे से लिखना, आ जाएगा। देखो करते हैं, H1 के ए बाय एल 90 माइनस टी प्लस H2 के ए बाय एल 90 माइनस टी, H3 के ए बाय एल टी माइनस 0, हाई माइनस लो, ठीक है, के बाय एल सारे कट गए, और टेम्परेचर देखो जंक्शन का आ गया 60 डिग्री सेल्सियस। आया बेटा समझ में? जल्दी से इसे नोट डाउन करो थोड़ा सा, जब तक मैं पानी पी लूं। आइए, अब देखिए, अब हम डिफरेंशियल फॉर्मेट सीख रहे हैं। डिफरेंशियल फॉर्मेट सीखेंगे, ठीक है, एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट सीखेंगे। आ जाओ, ठीक है, और ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस लेंथ अभी हम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, हीट रेट को आपने लिखा था के ए बाय एल डेल्टा टी, ये आपकी लेंथ है, और टेम्परेचर डिफरेंस आपने ले लिया था। अगर मेरे को छोटे एलिमेंट के लिए लेना है, एक छोटा सा एलिमेंट लो, छोटी सी रॉड dx लेंथ की, इसके अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो डेल्टा टी ना लिख के dt अगर मैं लिखूं, तो इस डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए हीट रेट कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ हीट मतलब dq बाय dt इक्वल टू, के तो मटेरियल का है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन का हो गया, डिवाइडेड बाय लेंथ dx, और टेम्परेचर डिफरेंस dt। अब देखिए, अगर मैं यहां से यहां चल रहा हूं यूं, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो dt नेगेटिव है। अब मेरे को हीट रेट अगर मैग्नीट्यूड में बताना है पॉजिटिव में, तो इसीलिए मैं एक माइनस साइन और लगा देता हूं, और इसको देखो इस तरीके से लिख देते हैं। ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म हो गया इस जर्नी का, समझ गए, हीट फ्लो का। अब होता है के कई बार वेरिएबल दे देते हैं, के वेरिएबल दे दिया, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे के दे दिया के नॉट प्लस के नॉट एक्स बाय एल, इस तरीके से दे दिया। तो अब देखिए, हर जगह अगर के अलग अलग है तो जाहिर सी बात है इंटीग्रेट करके ही आपको करना पड़ेगा, तो के की वैल्यू फिर यहाँ पे रखिएगा, ठीक है, और फिर इंटीग्रेट कीजिएगा, तो आपको जो भी चीजें पूछी है वो आ जाती हैं। तो इसलिए अलग अलग तरीके से आपका यहाँ पे वर्किंग की जा सकती थी। के वेरिएबल के केस में ये करेंगे, या और भी कोई चीज वेरिएबल दी जाए तो इस तरीके से आप ये कर रहे होंगे। आइए और आगे बढ़ाते हैं। ये dt बाई डी एक्स जो है, इसे हम कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये जो dt बाई डी एक्स है बेटा, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है। मतलब जब मैं x के साथ, लेंथ के साथ टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊंगा, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो बेसिकली टेम्परेचर ग्रेडियंट है। तो यहां से टेम्परेचर ग्रेडियंट का क्या वर्किंग आया, इसको मैं हीट रेट लिख देता हूं, तो हीट रेट अपॉन के ए माइनस, ये आपका आ गया यहाँ पे dt बाई डी एक्स। समझ गए? पक्का? चलो आगे चल रहे हैं। अब देखिए, ग्राफ भी बनाना सीख लेते हैं। मान लीजिए इसका टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, इसका 0 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर का x के साथ ग्राफ क्या आ जाएगा,
यहाँ पे रॉड का टेम्परेचर 100, लीनियरली डिक्रीजिंग, यहाँ पे 0। टेम्परेचर का जो स्लोप है वो देखना है, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर ग्रेडियंट, यूनिफॉर्म रॉड है ना, जब सब यूनिफॉर्म है तब तो बड़ा आसान है, डायरेक्ट टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ आप कर सकते थे, 100 माइनस 0 अपॉन एल, ये आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट आ गया, अगर आपको टेम्परेचर डिफरेंस और लेंथ पता है तो। अगर मान लो हीट रेट पता है, के ए पता है, तो यहाँ पे रख दीजिए, तो आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट आ जाएगा। चलिए, अब होता है कई बार कंपैरिजन होता है कि दो रॉड एक के बाद एक लगा दी सीरीज में, किस में ग्रेडियंट ज्यादा है, किस में ग्रेडियंट कम है, तब आप इसके मैग्नीट्यूड का ग्रेडियंट लीजिएगा, समझ गए। इसका मॉड मैग्नीट्यूड कंपेयर कीजिएगा, वो बताएगा टेम्परेचर कितनी ज्यादा स्पीड से फॉल हो रहा है। जैसे अलग अलग मैं आपको यहाँ पे केस बता देता हूं। मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस, ये 2K 2AL, और ये 0, ये मान लीजिए KAL दिया है, ठीक है। अब ये रॉड 1 हो गई, ये रॉड 2 हो गई, दोनों में क्या सेम है, हीट, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हीट रेट अपॉन KA, मानते हो आप, पक्का। तो हीट रेट तो दोनों में सेम है, अब के का प्रोडक्ट किस में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, तो के का प्रोडक्ट ज्यादा है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट रॉड 1 का कम है रॉड 2 से, मतलब रॉड 1 में स्लोप कम है, रॉड 2 में ज्यादा है। रॉड 1 का ग्राफ थोड़ा सा ऐसे फ्लैट होगा और रॉड 2 का फिर ग्राफ अचानक से स्टीप ग्राफ हो गया। इस तरीके से आपके ये दो ग्राफ बन रहे हैं। आई बात समझ में, इसका स्लोप कम था, इसका स्लोप ज्यादा था, यहाँ पे ढलान बढ़ गई, तो ये आप इस तरीके से टेम्परेचर ग्रेडियंट निकाल सकते थे। समझ गए बेटा। चलिए अब आगे चल रहे हैं, कंपैरिजन विथ ओम्स लॉ। कंपैरिजन विथ ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ मैं सिखा देता हूं, है ना। जिन बच्चों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया है वो तो तुरंत बता देंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्होंने 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा, वो मैं आपको बता देता हूं। एक रेजिस्टर में करंट फ्लो करता है, वो हाई वोल्टेज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ठीक उसी तरीके से एक रॉड में हीट फ्लो कर रही है, करंट को मैं हीट रेट से कंपेयर करूंगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो कर रही है, तो पोटेंशियल का कंपैरिजन किससे हुआ, पोटेंशियल की एनालॉजी, पोटेंशियल का सिंबल था V टेम्परेचर से, और करंट का सिंबल है I, करंट का यहां पे एनालॉजी किससे बनाना है, हीट रेट से। समझ गए। ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ आप लिखते हो डेल्टा V इक्वल टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू I इंटू R। इसके कंपैरिजन में यहां पे क्या बनेगा, टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल टू हीट रेट इंटू रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को आप थर्मल रेजिस्टेंस कहना। समझ गए, पक्का। चले आगे, अब देखिए समझ में आ रहा है, तो ये सेम लॉजिक है। अब हीट रेट का फॉर्मूला क्या है, KA/L डेल्टा टी, तो यहां से देखिए थर्मल रेजिस्टेंस क्या आ गया, डेल्टा टी कट गया, L/KA, ये थर्मल रेजिस्टेंस आ गया, और हीट रेट को आप लिख सकते हो डेल्टा टी अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, इस तरीके से। आया समझ में, तो हीट रेट को लिख दो डेल्टा टी अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला L/KA। तो अब अलग अलग रॉड ले सकते हैं बेटा, मान लीजिए 3 रॉड ले ली, L, KA,
2L 2K 3A L 2KA, ऐसे हमने 3 रॉड ले ली। अब किसमें हीट रेट ज्यादा है सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए? सब में इधर 100 डिग्री सेल्सियस, इधर 0 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर रख दिया। तो जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे हीट की स्पीड चलने की कम होगी। थर्मल रेजिस्टेंस की ये बात हो रही है ना। नया रेजिस्टेंस वो वाला करंट का था, ये थर्मल रेजिस्टेंस डिफाइन कर दिया। थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा, वहां पे हीट का रेट लेस। तो कंपेयर करवा सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं, ऑर्डर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बता सकते हैं। आइए, तो थर्मल रेजिस्टेंस 1 क्या है? L बाई के। सेकेंड में L बाय के ए, और थर्ड में L बाय के ए। तो ये बेटा हो गया 0.5, ये हो गया 0.33, है ना। तो रेजिस्टेंस 1 का सबसे ज्यादा है, फिर 3 का, और फिर 2 का। तो हीट रेट सबसे ज्यादा 2 में होगा, फिर 3 में, फिर 1 में। ये ऐसे ऑर्डर आप बना सकते थे। अब रजिस्टर में याद करो और क्या है? सीरीज पैरेलल कनेक्शन। सीरीज पैरेलल कनेक्शन यहां भी एग्जैक्ट बनाया जा सकता है। कैसे बेटा? आ जाओ, देखो कैसे। तो अगर मैं सबसे पहले सीरीज कनेक्शन की बात कर लेता हूं, ठीक है। सीरीज कनेक्शन में मैंने देखो क्या किया, रॉड 1 ले ली और फिर रॉड 2 ले ली, ये T2। समझ गए? यहां से जो हीट फ्लो हो रही है वही हीट इसमें फ्लो होगी, है ना, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। H लिख दो अगर, तो H हीट फ्लो होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता था? R1 प्लस R2। सेम यहां भी लागू होगा। और हीट को आप लिख सकते हो डेल्टा T अपॉन R इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का? कि आप इन दोनों को हटा के एक ही रॉड लगा दीजिए जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट, टेम्परेचर T1 T2। तो हीट यहां पे क्या लिखोगे आप? हीट रेट लिख दोगे, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा। R1 अलग से क्या है? L अपॉन ए के। R2 अलग से क्या है? L अपॉन ए के। ठीक है, तो यहां पे आप रेजिस्टेंस निकाल के जोड़ के टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर टोटल टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस से हीट आ जाएगा। अब अगर इसके अलावा हीट निकालनी होती तो मुझे टेम्परेचर ऑफ जंक्शन अगर पता होता तो T1 माइनस TJ में लिखता, है ना। तो टेम्परेचर ऑफ जंक्शन अगर नहीं निकालना है तो बिना उसके इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज पहले टेम्परेचर ऑफ जंक्शन निकालिए जो सिखाया था, उसके बाद हीट निकालिए, वैसे भी आप कर सकते थे। चलिए, ये हो गया सीरीज कनेक्शन। अब आते हैं 3 रॉड के सीरीज कनेक्शन में। तो याद करो, अभी हमने 2 जंक्शन के टेम्परेचर निकाले थे, देखा था क्या आपने? कैसे किया था हमने? 1 2 को इक्वेट करके एक इक्वेशन बनाई थी, 2 3 को इक्वेट करके एक इक्वेशन बनाई थी। तो हीट 1 हीट 2 हीट 3 सेम है, इससे हमने दोनों टेम्परेचर ऑफ जंक्शन निकाले थे। अगर आपको हीट निकालनी है बिना टेम्परेचर ऑफ जंक्शन निकाले तो आप ऐसे भी कर सकते थे, इक्वल टू हीट, और हीट को लिख सकते हो डायरेक्ट T1 माइनस T2 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? तीनों के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को जोड़ के आपको मिल जाएगा। आई बात समझ में? इस तरीके से ये आप कर सकते थे। चलिए आगे चलते हैं और पैरेलल कनेक्शन पे आ जाते हैं। पैरेलल कनेक्शन में 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 होता है।
तो इससे आप दो जब पैरेलल में यानी सेम, देखो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है तो हीट फ्लो सेम था, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस पूछा है तो आप टोटल रेजिस्टेंस निकालने में, कई बार पूछता है टोटल हीट बताओ, तो टोटल हीट जो जा रही है उसको निकालने का एक तो तरीका है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेकिन आप जनरली ऐसे ही कर लोगे, टोटल हीट क्या होगी H1 प्लस H2, इक्विवेलेंसी की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो, H1 निकालना H2 निकालना, जोड़ देना, H1 क्या होगा K1 A1 बाय L1 T1 माइनस T2, H2 इस रॉड का KA बाय L T1 माइनस T2, और फिर ऐड कर देना, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। समझ गए बेटा? चलो अब एक छोटे छोटे सवाल हैं आप लोगों के लिए, अगर मैं सिलेंडर में कैविटी क्रिएट कर दूं, ए बी, ये कैविटी क्रिएट कर दी, ये सॉलिड है, तब बताओ हीट रेट कैसे लिखोगे? तो बेटा हीट तो सॉलिड से ही जाएगी, कैविटी से जाएगी नहीं, तो हीट रेट लिखोगे के ए बाय एल, एरिया क्या लिखोगे, पूरे में से कैविटी का माइनस करके फिर आप लिखोगे। आया समझ में? वेरी गुड। अब अगला सवाल, इसी कैविटी में इस बार मैंने एक नया सिलेंडर फिट कर दिया जिसका K1 है, और इसके बाहर ये सिलेंडर तो है ही जिसका K2 है। अब आपकी जो हीट फ्लो है वो हर जगह से हो रही है इस तरीके से, समझ गए? टोटल हीट बताइए, तो टोटल हीट होगी अंदर वाले सिलेंडर से हीट 1 प्लस बाहर वाले सिलेंडर से हीट 2। अंदर वाले सिलेंडर की हीट क्या होगी, पाई ए स्क्वायर के ए बाय एल डेल्टा टी, और बाहर वाले का एरिया क्या लिखोगे आप, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर इंटू K2 अपॉन एल डेल्टा टी। तो के बाय एल डेल्टा टी, के बाय एल डेल्टा टी दोनों का लिखा, ऐड कर दिया तो टोटल हीट आ जाएगी। एरिया फर्स्ट वाले का सिर्फ अंदर वाला एरिया इंटू K1, बाहर वाले के लिए टोटल में से अंदर का माइनस करके जैसे वहां किया था इंटू K2 डेल्टा टी, इसको जोड़ के बेटा आपको आंसर मिल जाएगा। आया समझ में? चलिए आगे चलते। मान लो बेटा एक स्क्वायर दिया है, ईच रॉड KAL, एक टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस A, एक टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस B। आपसे पूछा है A से B की टोटल हीट बता दीजिए। तो अब देखो कैसे करेंगे, A से B हीट जाने के दो रास्ते, एक हीट ऐसे जाएगी, एक हीट ऐसे चलेगी। अब देखो हीट 1 के लिए लेंथ L है, लेकिन हीट 2 अगर मैं इस पूरी को सीधे खोल दूं तो हीट 2 के लिए लेंथ कितनी हो गई, L L L 3L हो गई। तो टोटल हीट अब कैसे लिखोगे, H1 प्लस H2 KA बाय L डेल्टा टी प्लस KA बाय H2 में 3L कर देना डेल्टा टी, इसको सॉल्व करके टोटल हीट आ जाएगी इस केस में। अब देखिए यहाँ पे ऐसे ही और सवाल हेक्सागन में भी आ सकते हैं। मान लीजिए ये है, ठीक है, तो हीट 1 हीट 2, हीट 1 में लेंथ कितनी ले लोगे L, हीट 2 में लेंथ कितनी लोगे बताओ तो जरा, 1 2 3 4 5 5L डेल्टा टी, अगर सब कुछ आइडेंटिकल दिया होता तो, ठीक है, पिछले सवाल की तरह, और नेट हीट को फिर आप दोनों को जोड़ के A और B का आप टोटल हीट निकाल सकते थे। यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, A और B पॉइंट का टेम्परेचर देके टोटल हीट पूछ रहे हैं अलग अलग ज्योमेट्रीज में। समझ गए बेटा?
अब देखिए, अब आपको सिखा रहे हैं हम इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। आ जाओ बेटा। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कैसे करेंगे आओ बता देता हूं। पहले मैं सीरीज कनेक्शन में करवाता हूं। सीरीज कनेक्शन में दो रॉड सीरीज में कनेक्टेड है, एरिया सेम दे दिया है, मटेरियल अलग अलग है तो K1 K2 अलग अलग है, लेंथ L1 L2 ले लेते हैं। अब आपको बोला है इसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी बताइए। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि इस पूरे का मटेरियल सिंगल कर दीजिए। तो इसका जब इक्विवेलेंट सेटअप करेंगे तो इस तरीके से सेटअप होगा और लेंथ कितनी हो जाएगी L1 प्लस L2, एरिया तो A ही है। देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया सबका सेम ही रखा है। अब सीरीज कनेक्शन है, R1 प्लस R2 इक्वल टू R इक्विवेलेंट करना है। थर्मल रेजिस्टेंस L अपॉन K है, और इक्विवेलेंट का L अपॉन K है। इस तरीके से एरिया देखिए हर जगह से कट गया। एलसीएम ले लीजिए, तो देखिए के इक्विवेलेंट यहां पे आ गया L1 प्लस L2 इंटू K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 L2 प्लस K2 L1। ये हो गया फाइनल आंसर, है ना। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है काफी बार। अगर लेंथ सेम होती तो के इक्विवेलेंट आ जाता 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। आया बेटा समझ में? यस, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब पैरेलल में बात कर लेते हैं एक बार फटाफट से। पैरेलल में देखिए इस बार एरिया अलग दे दिया है, लेंथ सेम दे दी है, K1 K2 कर दिया। तो पैरेलल में अब आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछा है, तो पूरे मटेरियल को एक ही से रिप्लेस करना है। ये रहा, तो एरिया हो जाएगा A1 प्लस A2, लेंथ L, K इक्विवेलेंट। अब पैरेलल में रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे बस इस तरीके से, और रेजिस्टेंस होता है बेटा L अपॉन A के। इसको बस पुट कर दो बच्चे, L A K, L सेम है, ठीक है, प्लस, और इधर ये रहा, करेक्ट। L देखो कट गया, K इक्विवेलेंट आ गया, ये रहा, समझ गए। अब यहां पे अगर एरिया सेम होते तो, एरिया दोनों रॉड का सेम होता तो K इक्विवेलेंट आ जाता K1 प्लस K2 बाई 2। दोनों का एरिया ए रख देना, ये आ जाए। आया बेटा समझ में? तो ये था आज हमारा लेक्चर। अब जल्दी से जाओ मार्क्स ऐप पे जाके इस टॉपिक को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्विजर पे जाके आप इसका चैप्टर टेस्ट दे सकते हो, और अगले लेक्चर में हम कुछ इंटीग्रेशन वाले सवाल भी करेंगे, वो भी अच्छे से देख लेना। चलिए बच्चों, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।